तो अगर आप अपनी तीर्थ यात्रा से वापस आ गई हों, क्या आप समस्तीपुर थाना आ सकती हैं? आपसे पूछताछ वहीं करेंगे। जी ठीक है, मैं कल ही आ जाती हूँ, लेकिन आपको तीर्थ यात्रा के बारे में किसने बताया? मैं तो किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं गई थी। मैं तो पिछले 2 साल से यहीं इसी शहर में रह रही हूँ। आप शहर में ही थी? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सके आ जाए। ठीक है, मैं कल सवेरे ही वहाँ पहुँच जाऊंगी। अगर उर्मिला तीर्थ यात्रा पर गई ही नहीं तो मदन सिंह ने ऐसा क्यों कहा? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? जी जी, ये मदन सिंह आपके परिवार के काफी करीब है क्या? मदन सिंह? हाँ, वो तो हमारे पति के बहुत ही अच्छे मित्र हैं। अक्सर उनका हमारे खेत पर आना जाना होता था। अच्छा, और क्या बातें करते हैं वो दोनों, अगर आपको कुछ पता हो? वो तो हमारी मदद करना चाहते थे, बड़े ही भले आदमी है वो। जब खेतों की फसल खराब हो रही थी तब यहाँ के पिछले एसएचओ साहब ने हमारी कंप्लेंट ही नहीं लिखवाई थी। तब मदन सिंह ने हमारी फसल की रिसर्च वालों से जांच पड़ताल करवाई थी, पर उनको हमारी फसल में कुछ नहीं मिला। इसलिए मदन सिंह ने यह भी कहा था कि जमीन अगर उपजाऊ नहीं है तो वो इसे खरीदने को तैयार है। पर मेरे पति ने उनकी बात ही नहीं मानी, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि ये जमीन एक दिन जरूर उपजाऊ हो जाएगी। अगर जमीन उपजाऊ नहीं है तो मदन सिंह इसे खरीदना क्यों चाहेगा? ये तो उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, शुक्रिया ये सब बताने के लिए। मैं चलता हूँ। अरे विजय, तू आ गया? तुझे फोन आया था उसका? उसका मतलब आरती का? हाँ, मेरे फोन पर फोन कर रही थी लेकिन मैंने नहीं उठाया। सोचा पहले तुझसे बात कर लूं। हाँ, मुझे भी आया था, पर काम में थोड़ा मसरूफ था इसलिए मैंने भी नहीं उठाया। इतने दिनों बाद आखिर क्यों फोन कर रही होगी वो? उसे गए हुए 4 साल हो गए, अभी तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई उसने। मनहूस कहीं की। मुझे तो लगता है कि उसे वहाँ अपने मायके में कोई और मिल गया होगा और अब डिवोर्स मांगने के लिए फोन कर रही होगी। उसके बारे में मत सोचो अम्मा। आप दोनों खामखा भाभी पे शक कर रहे हो। अरे एक बार उनसे बात तो कर लो, क्या पता भाई आपकी जिंदगी सुधर जाए। मोहन तू चुप कर, तू नहीं जानता उस मनहूस को। हाँ अम्मा, मुझे ही तो इस घर में बोलने का हक नहीं है, खासकर भाभी के बारे में। ठीक है, जो मर्जी में आए वो करो। मोहन को देखकर अंदर ही अंदर मेरा गुस्सा फूट रहा था, क्योंकि मेरे और आरती की जुदाई का कारण आखिर वही तो था। और वैसे भी मैं उस समय आरती से बात करने के मूड में नहीं था। मेरे दिमाग में तो बस ज्योति और विनोद का केस चल रहा था। मुझे इस वक्त बस एक ही बात खाए जा रही थी कि आखिर वो कौन है जो हम सबकी नजरों से बचता आ रहा है। मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म होती जा रही थी और तब मुझे सहारा था तो बस उर्मिला की कहानी का। दूसरे दिन सुबह उर्मिला पुलिस स्टेशन मुझसे मिलने आई। हवलदार साहब, मुझे इंस्पेक्टर विजय से मिलना है। उन्होंने मुझे बुलाया है। आपका नाम उर्मिला है? हरिलाल की जमीन की पुरानी मालकिन और कीरत सिंह की विधवा? जी हाँ। आइए, साहब आपका इंतजार कर रहे थे। साहब ये... हाँ पता है साठे, आइए आइए। तो उर्मिला जी, आपको हरिलाल की पत्नी ने बता ही दिया होगा कि हरिलाल इस वक्त जेल में है, और वो भी उस ज्योति के भूत के कारण। मैं आपसे कोई चुनिंदा सवाल नहीं पूछूंगा। आप समझदार लगती हैं, इसीलिए शुरुआत से बताइए पूरी तरह। आपका और कीरत का रिश्ता कैसा था? आपका चंदन से क्या संबंध था? और आपने अपनी जमीन इतनी हड़बड़ी में क्यों बेची? और हाँ, झूठ बोलने की हरगिज कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपके बारे में कुछ प्राइवेट बातें हम पहले से जानते हैं। मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब, आपको मेरे और चंदन के बारे में जो पता चला है वो शायद सच है। ये बात तब की है जब सरपंच चंदन को इस गांव में लाए थे। उसकी धन दौलत देखकर गांव की काफ़ी सारी कुंवारी लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। वो सब उम्मीद लगाए बैठी थी कि चंदन उनमें से किसी एक को पसंद करके उसके साथ ब्याह रचा लेगा।
इसलिए वो सारी कुंवारी लड़कियां बन ठन के गांव में घूमती थी ताकि चंदन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। लेकिन मुझे चंदन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा काम तो बस सरपंच जी के घर पापड़ पहुंचाना था। इसी सिलसिले में मैं एक दिन जब सरपंच जी के घर गई तो सरपंच जी भी वहीं थे। सरपंच जी, हमने पापड़ दे दिए हैं, अगर और लगे तो फोन कर लेना। हाँ ठीक है। अरे उर्मिला जरा रुको, तुमसे एक काम था। मुझसे कैसा काम सरपंच जी? पता नहीं कैसे कहूं, तुम तो जानती हो चंदन अभी अभी शहर से आया है। उसकी कद काठी और बड़ी गाड़ी देखकर गांव की कवारी लड़कियां उसका ध्यान अपनी ओर करने में लगी हैं। हम चंदन की शादी किसी ऊंचे खानदान में करना चाहते हैं। ऐसे में हम नहीं चाहते कि वो किसी के प्रेम जाल में फंस जाए। इसलिए तुमसे निवेदन है कि क्या तुम उन लड़कियों को समझा सकती हो कि वो चंदन से दूर रहें। तुम उम्र में उनसे बड़ी हो, वो जरूर तुम्हारी बात मानेंगी। माफ कीजिएगा सरपंच जी, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जवान है, किसी की बात नहीं मानेंगी। देखा जाए तो तुम भी जवान ही हो। आप कहना क्या चाहते हैं सरपंच जी? देखो उर्मिला, हमारा तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम्हारे मन में कोई गलत विचार नहीं आएगा। तुम्हें सिर्फ चंदन के इर्द गिर्द रहकर उसका ध्यान उन लड़कियों से हटाना है। इसके बदले में तुम्हें जो कुछ भी पैसे चाहिए वो देने को तैयार हूं। फिलहाल ये लो 20,000 एडवांस। सरपंच जी, लेकिन ज्यादा सोचो मत, रख लो। बस ये बात अपने तक ही रखना, समझी? सरपंच जी के हाथों में 20,000 रुपए की गड्डी देखकर मैं उन्हें मना नहीं कर पाई और दूसरे ही दिन मैं अपने काम पर लग गई। हर दोपहर को चंदन गांव के तालाब पर स्विमिंग करने आता था, जिसके लिए गांव की लड़कियां पहले से ही वहां मौजूद रहती थी। उस समय चंदन के आने से पहले मैं भी वहीं पे थी और थोड़ी देर में चंदन अपनी गाड़ी लेकर वहां आ पहुंचा। चंदन जी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। क्यों, कौन हो तुम? मैं उर्मिला। ये बगल वाला जो खेत है ना, वो मेरा ही है। आपको देखा मैंने, आप यहाँ स्विमिंग करने आते हैं। हाँ तो चंदन जी, यहाँ स्विमिंग मत कीजिए, ये जगह ठीक नहीं है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो पिछले 1 हफ्ते से यहाँ रोज आ रहा हूँ। वो मैं क्या बताऊँ, ये जो लड़कियाँ हैं ना, सुबह सुबह अपना बर्तन कपड़ा यहीं धोती हैं और जानवर भी यहीं अपनी गंदगी जमा करते हैं। ओह शिट, दैट्स डिस्गस्टिंग। थैंक्स, तुमने बता दिया। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? उर्मिला। उर्मिला यानी यही रे जोर लगा के नाची रहे वाली उर्मिला। आई एम सॉरी। तो उर्मिला, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों होने लगी जो बताने चले आई? बस ऐसे ही। अब आप जाइए, धूप और भी ज़्यादा बढ़ने लगी है। दैट्स ट्रू। वैसे उर्मिला, यू आर वेरी प्रिटी। तुम शादीशुदा हो या कुंवारी? चंदन के पूछे गए सवाल पर मैंने झूठ बोला कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अगर मैं कह देती कि मैं शादीशुदा हूँ तो शायद वो मुझसे दूरी बनाए रखता। सरपंच से लिए गए पैसों की बात मैंने अपने पति कीरत को भी बताई थी। उसने इस बात का विरोध किया, लेकिन मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रही। जितनी आसानी से वो पैसे मुझे सरपंच दे रहा था, उससे मेरी नीयत बिगड़ने लगी। कीरत भी चुपचाप से तमाशा देख रहा था, क्योंकि वो सरपंच से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि सरपंच के ताल्लुक नक्सलियों से थे। फिर उस दिन के बाद से हर दिन चंदन मुझसे चोरी छिपे मिलने आता और मैं भी उसका झूठ मूठ में मन बहलाने लगी। तो दूसरी तरफ कीरत चोरी छिपे ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूटने लगा। वो शराब पीने लगा और उसकी हालत बहुत दयनीय हो गई। और इसी बीच मेरे खेतों में मदन सिंह आया, जो कीरत का अच्छा दोस्त था। मदन सिंह आपसे मिलने आया था? क्यों? बताती हूँ। उस दिन शाम हो गई थी। नमस्ते भाभी जी। मदन भाई साहब, आप? कीरत कहाँ है? कीरत तो मार्केट गया है शराब लाने।
दरअसल मुझे आपसे ही काम था। कैसा काम? अंदर आ सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आइए। देखिए भाभी जी, मैं तो आपके परिवार के बेहद करीब हूँ, इसलिए आपकी और कीरत की दोनों की परेशानी समझता हूँ। आप ठहरी बड़े परिवार से और ब्याह होकर आपको इस छोटे से घर में आके रहना पड़ रहा है। आपकी इच्छाएं भी ज्यादा हैं जो कीरत पूरी नहीं कर पा रहा, इसलिए आप सरपंच जी के बताए रास्ते पे चल रही हैं। आपको इस सब से क्या मतलब? ये हमारा निजी मामला है और मैं अपने पति के संग बहुत खुश हूँ। अभी तो खुश हैं, लेकिन आगे का क्या? क्या आपका पति आपको वो खुशियां दे पाएगा जो मैं आपको दे सकता हूँ? मदन भाई साहब, अपनी हद में रहकर बात कीजिए। अरे अरे भाभी जी, आप तो बुरा मान गई। मैं तो आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया था बस, कि क्यों ना आपकी जमीन मेरे नाम कर देती। क्योंकि देखिए ना, अब ना तो कीरत इसे संभालने के काबिल है और आपको भी खेती बाड़ी कहाँ पसंद है। आपकी जमीन मेरे नाम कर दीजिए, मैं अपने मजदूर लगवा दूंगा और आपको हर साल मुनाफे का हिस्सा भेजता रहूंगा। देखिए, व्यापारी हूँ, इसलिए ख्याल दोनों पार्टी का रखता हूँ। आप उस मुनाफे के पैसे से शहर में एक आराम से फ्लैट लेकर रहिएगा, एंजॉय करिएगा। हिसाब किताब सब मुझ पे छोड़ दीजिए। मुफ्त में तुम्हारे नाम ये जमीन कर दें? हरगिज नहीं। निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। जब मैंने उसे डांट कर भगाया तो जाते जाते वो मुझे गुस्से से भरी आंखें दिखाकर चला गया। फिर दूसरे दिन सुबह चंदन मेरे घर पर आया। क्या हुआ चंदन जी, आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। या आई एम सैड। पापा ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ उर्मिला। आई लाइक बीइंग विद यू। जी आप क्या कह रहे हैं? हाँ उर्मिला, आई लव यू। मेरी आंखों में देखो उर्मिला, मेरी आंखों में सिर्फ तुम बसी हो, सिर्फ तुम। उर्मिला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बाहों में आ जाओ उर्मिला, तुम सिर्फ मेरी हो। हाँ उर्मिला, तुम सिर्फ मेरी हो। लेकिन चंदन जी, मैं चंदन की आंखों में वो प्यार देखकर मेरा भी मन पिघल गया और मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। हम दोनों उस घर में हम बिस्तर हो गए, लेकिन जाते जाते वो कमीना चंदन हंसने लगा। प्यार और तुझसे? ब्लडी किसान, मैं जानता था कि पापा ने तुझे पैसे दिए हैं मुझे उन लड़कियों से दूर रखने के लिए, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू शादीशुदा है। चंदन की वो कड़वी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे मैं एक कठपुतली थी जिसे सरपंच और चंदन चला रहे थे। फिर उस दिन के बाद मैं चंदन से कभी नहीं मिली। समझ गया। क्या आपको पता है कि आपके और चंदन के उस प्राइवेट पलों की किसने तस्वीरें हाँ, मुझे निकाली? पता चला। चंदन ने मुझे फोन किया और धमकाया कि वो तस्वीरें मैं मिटा दूं, लेकिन मैं किसी तस्वीर के बारे में नहीं जानती थी। मतलब अगर चंदन ने खुद आपको फोन किया, इसका मतलब वो फोटो उसने खुद भी नहीं खींची होंगी। तो आखिर वो तस्वीरें खींची किसने? खैर, आगे क्या हुआ? कीरत की मौत कैसे हुई? कुछ ही दिनों बाद गांव में एक शादी थी, दर्शन लाल की बेटी की शादी। वो शादी में कीरत और मदन सिंह दोनों गए थे। वहीं से लौटते समय कुछ हुआ था जिससे कीरत बहुत डर गया था। उसको रातों को नींद भी नहीं आती थी। मैंने उससे कई बार पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो घंटों तक भगवान की तस्वीर के सामने बैठकर किसी चीज़ की माफ़ी मांगता था। वो अपने आप को थप्पड़ भी मारता था, जैसे उसने कोई बहुत ही घिनौना अपराध किया हो और उसे इस बात का पछतावा हो रहा हो। और फिर एक रात वो तालाब किनारे चला गया और काफ़ी समय तक वापस नहीं आया। तब मालूम पड़ा कि कीरत पानी में डूबकर मर गया। ओह, यानी कीरत की मौत का कनेक्शन भी उस शादी वाली घटना से था जब विनोद की मौत हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ? आपने हड़बड़ी में वो खेत क्यों बेच दिया? वो खेत मुझे बेचना पड़ा क्योंकि कीरत की मौत के बाद वो खेत मेरे नाम पर हो गया
और फिर से मदन सिंह मेरे पीछे पड़ गया। वो चाहता था कि खेत मैं उसके नाम पर कर दूं। इसलिए उससे परेशान होकर मैं जल्द से जल्द वो खेत बेचकर शहर चली गई। यानी मदन सिंह की उस जमीन पर पहले से नजर थी। दैट्स इट साठे, हम इस कांड की जड़ तक पहुंच ही गए। कैसे साहब? सब बताता हूं। पहले उस मदन सिंह को ढूंढो, वही अपने मुंह से सारी कहानी बताएगा। लेकिन मदन सिंह तो गांव में नहीं है। कल शाम से उसकी दुकान पर ताला लगा है साहब। मैं सुबह भी गया था घर का राशन भरवाने, पर दुकान तब भी बंद थी। उसकी घरवाली ने बताया कि वो शहर गया हुआ है। शहर? साठे, वो उसको मार देगा। कौन? किसको मार देगा? मदन सिंह डॉक्टर प्रेरणा को मार देगा। उसी ने प्रेरणा पर हमला करवाया था ताकि मैं फंस जाऊं। तो अगर प्रेरणा को कुछ हो गया तो मुझे ही उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। मुझे जेल हो जाएगी और ये केस बंद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और याद है ना, उसी ने पुलिस में बयान दिया था कि मैंने हरिलाल को खून करने के लिए उकसाया था। यही उस मदन सिंह का प्लान था पहले से। कल जब तुमने कहा कि हमें प्रेरणा का बयान लेने जाना है तो मदन सिंह वहीं था। उसने ये बात सुन ली होगी और तभी शहर जाने का प्लान बनाया। वो अपने आप को बचाने के लिए प्रेरणा की बलि चढ़ा देगा। हे भगवान! लेकिन साहब वो तो कल शाम को ही निकल गया था। अब तक तो उसने अपना काम कर भी दिया होगा। वी कांट बी श्योर साठे। हमें अभी शहर के लिए निकलना है, अभी चलो। डॉक्टर प्रेरणा के बारे में सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा था। एक बेचारी बेगुनाह डॉक्टर को मदन सिंह ने मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया था। अब इस केस के सच और मेरे करियर के बीच खड़ी थी तो बस डॉक्टर प्रेरणा की जिंदगी। उस समय समस्तीपुर से शहर का सफर मुझे मेरी जिंदगी का सबसे लंबा सफर लगने लगा। मैंने साठे को बोल दिया था, चाहे ट्रैफिक जैम आए या रेड सिग्नल, सब तोड़ के आगे निकलना है। मेरे दिल की धड़कनें हर गुजरते पल के साथ बढ़ रही थी। करीब 2 घंटे के सफर के बाद हम आखिरकार शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच गए। चलो चलो साठे, जल्दी करो। अरे रिसेप्शन कहाँ है? वहां है साहब। सुनिए, हम समस्तीपुर पुलिस स्टेशन से आए हैं। हमें डॉक्टर प्रेरणा से मिलना है। कहाँ है वो? हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रेरणा नाम की कोई डॉक्टर नहीं है। अरे डॉक्टर नहीं, पेशेंट है वो। उनका पूरा नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो पिछले 1 हफ्ते से यहाँ एडमिट है। कोमा में थी वो और कल ही उन्हें होश आया था। आप रजिस्टर में चेक कीजिए ना प्लीज। ठीक है, देखती हूँ। प्लीज जल्दी करो। इस नाम की कोई पेशेंट नहीं है यहाँ पर। व्हाट? आर यू श्योर? साठे, इसी अस्पताल में भर्ती थी ना? हाँ, यहीं पर तो भर्ती थी वो। मुझे पक्का पता है। अरे तो रजिस्टर में नाम क्यों नहीं है उसका? आप जरा शांत हो जाइए साहब। शांत हो जाओ। विजय, वो यहाँ नहीं है। आरती, तुम यहां? आखिर आरती वहां पहुंची कैसे? और वो प्रेरणा को कैसे जानती थी? क्या यही बताने के लिए वो मुझे कल रात फोन कर रही थी? ज्योति और विनोद का केस अब अपनी अंतिम पड़ाव पर था। बस एक और चूक और सब खत्म हो जाता। लेकिन नियति को अपना आखिरी पासा फेंकना तो भी बाकी था।